तो कैसे है आप सब दोस्तों। चलिए AS1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो है AS2 आपको AS2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब AS1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए AS1 डिस्कस करते हैं। देखिए AS1 बहुत ही सिंपल सा AS है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ICA मॉड्यूल ओपन कर लीजिए। आपकी ICA मॉड्यूल का ही ये PDF है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ICA मॉड्यूल ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जो आपको मैं यहाँ पे टिक करवा रहा हूँ वो टिक करिए। टिक इसलिए करना है कि क्योंकि आपको ये सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो याद रखना है बस। क्लियर है? आइए, सबसे पहले तो आपका जो AS1 डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का सबसे पहले मतलब क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है आपके जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बेटर की जाए। बेसिकली सीधी बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका बिजनेस है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आपका जो यहाँ पे बिजनेस का टाइप है, बिजनेस में जो प्रॉफिट है, लॉस है, इवन सारे के सारे एक्सपेंस है, उसे ट्रू एंड फेयर, क्या वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दिया जाए। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दिया जाए, ये वर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं फाउंडेशन लेवल से, 12th में, ठीक है, इंटर में भी। तो ये वर्ड आपको पता है, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि सही सही बताना। तो पॉलिसी इसलिए होती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पॉलिसी काफ़ी सारी तरीके से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉलिसी नहीं है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी पड़ेगी कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम प्रोवाइड करी जा रही है। फ्रीडम प्रोवाइड करी जाए किस चीज़ के लिए? आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करी जा रही है। आप जो मर्जी चाहे इस तरीके से पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर थोड़ा सा एग्जांपल जी, देखिए आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही देख लीजिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको काफ़ी सारी मेथड्स है, जैसे कि फीफो हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है कि कोई भी एक मेथड हमें अपनानी होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो चाहे अपने हिसाब से जो है उसे एक्सेप्ट कर सकता है। उसे लग रहा है कि फीफो हमारे लिए सही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। उसे लग रहा है वेटेड हमारे लिए सही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। उसे लग रहा है इसके अलावा जो दूसरी मेथड है वो हमें सही लग रही है, जी एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं जी। तो यहाँ पे आपको फुल्ली फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है कि आप अपने तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी को बनाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ करा गया है कि अ सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज फॉर ऑल टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या है, ये हाईलाइट क्यों नहीं किया गया, इट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी नहीं है जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपका एंटरप्राइज है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी आपको प्रोवाइड करी गई है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से बेटर लगता है आप उस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। देखिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप सुनिए। ठीक है, इसे कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो में पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपने जो मॉड्यूल में है उसे टिक मार्क कर लीजिए जी। इसके अलावा आप देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कहा गया है कि परमिट मोर देन वन पॉलिसी इवन इन एरिया कवर बाय इट। यहाँ पे मैंने वही कहा कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपको परमिशन देता है। कौन सी परमिशन? कि आप जो है कोई भी पॉलिसी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको मल्टीपल पॉलिसी प्रोवाइड करी है, ठीक है, और आप अपने तरीके से जो है उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया जाए, एग्जांपल आपको एक दिया जाए, तो देखिए एग्जांपल आपको दिया जाए, इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, इसे टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? सबसे पहले इन्वेंट्री, जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी प्रोवाइड करा कि वी हैव मल्टीपल मेथड टू वैल्यूएट अ क्लोजिंग स्टॉक।
आपकी वैल्यूएशन के लिए। तो फीफो है, वेटेड है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी है, ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेथड्स है। तो आपको सही लग रहा है कि फीफो है हमारे लिए ठीक है, तो जी फीफो कर लीजिए। वेटेड एवरेज हमारे लिए ठीक है, जी वेटेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहाँ पे भी आपको दो तरीके की मेथड देखने को मिलती है, ठीक है। इसी अकाउंट सब्जेक्ट में कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट चैप्टर है, ठीक है, यूनिट है बेसिकली, चैप्टर 4, तो पता है ना ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रीडम है कि उन्हें जो ठीक लगता है उस तरीके से फॉलो किया जाए। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, उन्हें जो ठीक लगे वो उस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की। देखिए जितना बता रहा हूँ उतना ही कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है और काम खत्म जी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन भी, यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए एजम्पशन क्या है जी। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तीन तरीके की। एक सबसे पहले गोइंग करंट, ठीक है, सबसे पहली एजम्पशन है गोइंग करंट। गोइंग करंट का मतलब क्या होता है? गोइंग करंट का मतलब होता है कि आप अपना जो एंटरप्राइज है, अपना जो बिजनेस है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्यूचर तक चलाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करें, ऐसी एजम्पशन होती है यहाँ पे, ठीक है। चले ना चले, लॉस की वजह से बंद हो जाए, ये बात अलग है, लेकिन एक एजम्पशन है। ये वर्ड क्या यूज़ करा गया है? ये एजम्पशन है। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि आप अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर तक, मतलब कि एज अ लॉन्ग टाइम आप चलाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मान लिया जाता है। इसे हम कहते हैं गोइंग करंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बाकी अपने लेवल पे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में वर्ड दिए रखा है वर्ड बाय वर्ड आपको यही लिखना है, ठीक है। अकाउंटिंग, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे प्रोविज़न जो है वो आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते, उसे आपको जो है ये याद रखना होगा, ठीक है। बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन है अपने लेवल पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके बाद कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी ये होती है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी पॉलिसी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पे ही आप कंसिस्टेंट रहे, उसे आप बदला ना करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपने जो है फीफो मेथड जो है एक्सेप्ट करी है, ठीक है। अब आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपको जो है ये मेथड बदलने में मज़ा आ रहा है। आपने बदल दिया वेटेड एवरेज, ठीक है, आपने बदल दिया वेटेड एवरेज, उसके बाद वापस मज़ा आ रहा है, आपने फीफो वापस चेंज कर दिया। तो ये आपको मना कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कि आप जो है ऐसे बदल नहीं सकते फीफो, फिर आपको जो है लग रहा है वेटेड, फिर वापस फीफो, फिर वापस कोई अदर यहाँ पे मेथड अपना ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कोई भी एक पॉलिसी आपने एक्सेप्ट करी उस पर कंसिस्टेंट रहो। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमने फीफो एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद हम कोई भी मेथड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब कि फीफो पे ही लाइफ टाइम चलना होगा? देखिए ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे एजम्पशन दी गई है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आपको ये चेंज करना पड़ रहा है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिशन देता है कि आप चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, आइए देखिए सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी मतलब कि आप बार बार अकाउंटिंग पॉलिसी को जो है चेंज मत करा करो, ठीक है। अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पे आपको सिचुएशन भी प्रोवाइड करी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है बाय स्टेच्यू, मतलब कि अगर लॉ ही आपको कह रहा है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी तो आपको कंपलसरी जो है अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फिर दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी तो आप करेंगे। और तीसरा जो है फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि आपको खुद को, आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है कि अगर हम फीफो से
फीफो से वेटेड में चले जाए तो हमारे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकता है, तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 यहाँ पे है, सबसे पहला स्टेच्यू लो, ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तीसरा आपको खुद को, ऑर्गेनाइजेशन खुद को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अगर ये पॉलिसी चेंज करी गई तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी है कि इसकी वजह से जो है आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, वरना आपको जो है कंसिस्टेंट रहने की सलाह आपको दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहला गोइंग करंट के हिसाब से एजम्पशन ली जाती है, फिर दूसरी एजम्पशन है कंसिस्टेंट रहेंगे, और तीसरी है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है आप जो है केस एंड केस इक्विवेलेंट के हिसाब से मत चला करो। मतलब कि आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो जब तक उसका पेमेंट नहीं कर देते तब तक हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं तो जब तक हमें अमाउंट मिल नहीं जाता तब तक हम जो है उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा मत करो जी। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है कि कोई खर्चा हो रहा है, भले ही आपको अभी अमाउंट जो है पे या रिसीव नहीं हो रही है, कोई खर्चा हो रहा है, कोई इनकम हो रही है, अमाउंट की अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है लेकिन वो हो चुका है तो उसका रिकॉर्ड कर दिया जाए जी। वो हो गया है तो उसका रिकॉर्ड कर दो। पेमेंट की बात ठीक है, केस गया है, केस अभी तक आया नहीं है, केस गया नहीं है, वो छोड़ दो बात, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है कि केस एंड केस इक्विवेलेंट के हिसाब से मत चलो, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से चलो। मतलब कि खर्चा हुआ है रिकॉर्ड कर दो, इनकम हुई है रिकॉर्ड कर दो, फिर रियल में जो है अमाउंट कब रिसीव होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खर्चा हुआ है रिकॉर्ड कर दो, अमाउंट जब भी देना पड़े वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी उसका रिकॉर्ड कर दो जी। तो इसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस। बेसिकली ये फाउंडेशन लेवल पे ये तीनों बातें पढ़ के आ रहे थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है फाउंडेशन का, ठीक है। चलिए, तो गोइंग करंट समझ में आया, फ्यूचर तक चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं, ऐसी एजम्पशन ली जाती है। दूसरी कंसिस्टेंट, आप अपनी पॉलिसी पे कंसिस्टेंट रहेंगे, ऐसी एजम्पशन ली जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपनी जो है पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी एजम्पशन है अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये एजम्पशन है, कोई कंपल्सरीनेस नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको ऑप्शन दिया है। सर ऑप्शन, कैसा ऑप्शन दिया है? देखिए, ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो ये एजम्पशन फॉलो करो, आप चाहो तो ना करो। वाह सर जी, बहुत बढ़िया बात कर दी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ऐसा कह दिया कि मतलब ये करो ना करो, ठीक है। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया है कि एजम्पशन फॉलो करना चाहते हो तो करिए, नहीं चाहते हो, अपनी कोई दूसरी एजम्पशन फॉलो करना चाहते हो तो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। वाह सर जी वाह। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप ये एजम्पशन, ये कौन सी एजम्पशन, ये 3 एजम्पशन, अगर ये 3 एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं आप, अगर ये 3 एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको कहीं पे भी कुछ भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। डिस्क्लोज मतलब कि बताना, ठीक है, कहीं पे भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ फंडामेंटल आप एजम्पशन फॉलो कर रहे हो तो कहीं पे भी नो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, कहीं पे भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी कोई एजम्पशन जो है फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि ये फंडामेंटल एजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, इफ़ नॉट फॉलो, तो आपको जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप जो है ये फंडामेंटल एजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, हम हमारी कोई एजम्पशन जो है फॉलो कर रहे हो, और वो फॉलो जो एजम्पशन है वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बिल्कुल दे रखा है कि आप चाहे तो फॉलो करें ना करें, लेकिन फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोज देना पड़ेगा कि हम हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो एजम्पशन है वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन बाद में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप प्रूडेंस के ऊपर। देखिए, प्रूडेंस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई लॉस होने वाला है, आपको लग रहा है, ठीक है,
आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपका कोई लॉस होने वाला है तो आपको जो है उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप जो है प्रोविज़न फॉर बेड डेट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को, आपके जो एंटरप्राइज है उसे ऐसा लगता है कि बैड डेट हो सकता है, लेकिन हुआ है नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए हम प्रोविज़न बना रहे हैं कि अगर फ्यूचर में होता है तो ये प्रोविज़न हमने बना रखा है। तो ये वही बात कर रहा है, ये प्रूडेंस का मतलब ही वही है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि कोई लॉस होने वाला है तो उसके ऊपर जो है आप अपनी प्रोविज़न बना के दिखाइए, ठीक है। तो प्रोविज़न शुड बी क्रिएटेड फॉर ऑल लोन लाइबिलिटी एंड लॉस इवन दो द अमाउंट कांट मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी and represent only best estimated in the light of अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी और लॉसेस चाहे हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है, प्रोविज़न बना दो। बैड डेट अभी नहीं हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी अमाउंट की बैड डेट हो सकती है, प्रोविज़न बना दो। तो इसे ही हम कहते हैं प्रूडेंस। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है इलुस्ट्रेशन पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल 1 में डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है कि सपोज़ द ट्रेडर है, यहाँ पे कोई कहा गया है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि 500 यूनिट्स जो है सर्टेन आर्टिकल के उन्होंने यहाँ पे परचेज़ करे हैं, ठीक है। परचेज़ करे हैं कितने? 500 यूनिट्स, 10 रुपीज़ की इनकी वैल्यू है। और यहाँ पे कहा गया कि इनमें से ये 500 में से 400 जो है आर्टिकल उन्होंने 15 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिए, सेल कर दिए, ठीक है। इफ़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल इज़ 15 रुपीज़, ठीक है, द ट्रेडर शुड वैल्यू हिज स्टॉक 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। Thus ignoring the profit rupees 500 that he may earn in next accounting period by selling 100 यूनिट ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या कहा क्या गया है वो सुनिए। आपको सिंपली यहाँ पे प्रोविज़न बताई गई है। आपको पता है कि आप जो है अपनी कॉस्ट जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता है कि कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम एनआरवी कहते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर होता है वो हम उस वैल्यू पे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पे अगर 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 आपकी कॉस्ट जो है 15 रुपीज़ है, आपकी कॉस्ट अगर 15 रुपीज़ है और एनआरवी भी 15 रुपीज़ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आप जो है अपना क्लोजिंग स्टॉक 15 रुपीज़ के हिसाब से आप रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है। या फिर आपकी जो है एनआरवी एंड कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है, एनआरवी 8 रुपीज़ है, तो विच एवर इज़ लोअर आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दोनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपने 415 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया, आपने पहले परचेस कितने में किए थे वो बताइए। आपने कहा 510 रुपीज़ के हिसाब से हमने जो है आर्टिकल परचेस करे थे, ठीक है। उसमें से अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, सेल में से अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो आपको जो है परचेजेस में से अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। जितनी परचेस करी थी अभी हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो माइनस कर दो, जितना भी रिमेनिंग होगा आपने सेल कर दिया होगा। जी सर, 500 रुपीज़ 500 आर्टिकल 10 रुपये के हिसाब से परचेस करे थे, अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है 100 यूनिट का है। और उसने पहले क्वेश्चन में कहा कि आपका जो है यहाँ पे कॉस्ट एंड एनआरवी 10 रुपये ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 रुपये ले लिया, ठीक है। तो 500 इंटू 10 5000, उसमें से हमने 1000 माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ रहा है 4000, ठीक है। ये आपका कितना आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है 4000, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेल कितना किया है 400 इंटू 15 के हिसाब से, मतलब कि 6000। तो ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट कितने का किया है 2000 रुपीज़ का। लेकिन सेकंड उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर यहाँ पे कॉस्ट आपकी 10 रुपये मतलब कि 500 इंटू 10,
₹10 के हिसाब से 500 आर्टिकल्स आपने जो है परचेज करे थे, लेकिन एनआरवी जो है वो ₹8 हो गई है। कॉस्ट आपकी ₹10 है लेकिन एनआरवी जो है ₹8 हो गई है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त आपको याद रखना है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर आपको लेना है। ठीक है, तो 10, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 100। यहाँ पे मुझे बताइए कि 10 लेंगे या फिर 8, यहाँ पे 10 लेंगे या फिर 8 लेंगे। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त आपको याद रखना है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट, एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको लेना है। तो 100 यूनिट्स का स्टॉक है और ₹8 आपको लेना है। यहाँ पे 10 इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो पहला तो एनआरवी और आपकी कॉस्ट दोनों ही ₹10, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा अगर ये एनआरवी जो है ₹8 हो जाए तो क्या करोगे, तो आपका विच एवर इज़ लोअर सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अगर आप कर दिए तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, मैं आपके साथ कैलकुलेशन करता हूँ, 500 इंटू 10 ये आएगा 5000 और 100 इंटू 8 800। ठीक है, तो 5000 में से 800 माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आएगा 4200। ठीक है, 4200 और ये आपका 6000, तो 6000 में से 4200 माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट कम हो गया है जी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन जब आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी तो आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा था। ठीक है, बेसिकली ये आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल समझाने के लिए एग्जांपल था। रूल क्या है, लोअर ऑफ लेना है आपको कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं थी जो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो आपको बतानी थी और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन चलेंगे। ठीक है, चले लास्ट टॉपिक है आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 3 मैंने कारण भी बताए थे कि आपको स्टेच्यू मतलब कि लॉ बता रहा है कि आप जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन खुद को ऐसा लग रहा है कि अगर वो पॉलिसी चेंज करती है तो उनकी वजह से जो है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज़्यादा ट्रू एंड फेयर बन सकते हैं, तो कीजिए। ठीक है, तो ये चेंजेस के बारे में ही बात करी गई कि अगर ये पॉलिसी आप चेंज करते हैं, अगर ये चेंज करते हैं तो क्या आपको सिचुएशन, क्या आपको प्रोविज़न ध्यान में रखनी है। तो देखिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस चेंजेस की वजह से जो पॉलिसी आपने चेंज की, मान लीजिए पहले फीफो में थे, अब कहाँ पे आ गए, वेटेड में, तो इस चेंज की वजह से क्या चेंजेस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुए वो आपको रिकॉर्ड करने होंगे जी। यहाँ पे लिखा गया है कि मटेरियल इन करंट पीरियड। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए फीफो में आप थे और वेटेड में गए, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कोई अदर एक्सपेंस हुआ, कुछ अमाउंट की ट्रांसफ़र हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की दो तरीके की सिचुएशन दे रखी है। एक तो आप फीफो में से वेटेड में गए तो मे भी आपको जो है अमाउंट पता चल जाए कि भैया हम फीफो में से वेटेड में गए हैं, 40,000 रुपीज़ का हमें डिफरेंस पड़ा है, 40,000 अच्छे खासे हमारे जो है प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, पहले फीफो में थे तो 40,000 का लॉस हो रहा था, ऐसा लग रहा था हमें। अब वेटेड में गए हैं तो हमारा जो 40,000 अमाउंट का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर अमाउंट जो है आपका अमाउंट जो है असर्टेंट है, मतलब कि अमाउंट आप निकाल पा रहे हैं, तो आप उसे अमाउंट के हिसाब से डिस्क्लोज कर दीजिए। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि 40,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, तो ये जो है डिस्क्लोज कर दीजिए, बता दीजिए कि 40,000 रुपीज़ का हमें जो है रिकॉर्ड देखने को मिला है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि फीफो में से वेटेड में गए हैं लेकिन हमें जो है अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि असल में हुआ कितना चेंजेस है। ठीक है, तो फिर आप फैक्ट बता दीजिए। ठीक है, फैक्ट बता दीजिए, अमाउंट नहीं बता पा रहे, फैक्ट बता दीजिए कि हाँ जी हम फीफो में से वेटेड में गए हैं और किस कारण से गए हैं। तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर लग रही है, हमारी जो यहाँ पे फीफो में इतनी सेल थी, वेटेड में इतनी लग रही है। ठीक है, तो फैक्ट बता दीजिए। अगर अमाउंट नहीं बता पा रहे तो फैक्ट बता दीजिए।
ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोज करना ही है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ये आपको मार्क कर लेता हूँ मैं, चलिए मार्क हो गया, आप भी अपने मॉड्यूल में मार्क करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का क्या पूछा गया था वो भी आपको यहाँ पे बता दूँ, बाद में डिस्कस करना ही है। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको जो है अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करी गई है, लेकिन जो आपका यहाँ पे चेंजेस है वो असर्टेनेबल नहीं है, तो क्या उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आंसर इज़ यस, आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। भले ही आपको अमाउंट नहीं पता है, लेकिन आप अमाउंट नहीं पता है तो फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। वो कब रिकॉर्ड करना है? जब वो चेंजेस जो है वो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब देखिए, मटेरियल का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप समझिए यहाँ पे कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है, मान लीजिए आपका जो है बिजनेस, आपका जो है बिजनेस 10 करोड़ का टर्नओवर रखता है, मतलब कि ऑन एन एवरेज 10 करोड़ का जो है यहाँ पे हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे कोई लॉस हो चुका है, कितने रुपीज़ का? रुपीज़ 50,000 का लॉस हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका बिजनेस करोड़ों में है, ठीक है। तो ये 50,000 का लॉस कहीं पे हुआ है, कोई खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो ये आपके लिए इममटेरियल है, ठीक है। ये इतना मैटर नहीं करता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ तक का जो है आपका चल रहा है, ठीक है, आपका जो है टर्न ओवर जो है 1 लाख रुपीज़ का है, और आपके सामने जो है लॉस देखने को मिलता है, खर्चा देखने को मिलता है 50,000 रुपीज़ का, तो ये आपके लिए मटेरियल है, ठीक है। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ध्यान देने लायक चीज़ें हैं कि अगर आपका बिजनेस ही 1 लाख है, उसमें से 50,000 कहीं पे चले जा रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सही बात नहीं है। लेकिन आपका करोड़ों में बिजनेस है और छोटे मोटे जो है लॉस हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके लिए एक तरीके से इममटेरियल है। ये पहला एग्जाम्पल किसका है? ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इममटेरियल का, ठीक है, नॉट मटेरियल। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ जी, नॉट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल आपके लिए नहीं है। और दूसरा एग्जांपल दिया है वो आपके लिए एक मटेरियल चीज़ें है कि आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ध्यान में लेने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है, फिर से आपको बता रहा हूँ, चेंज पॉलिसी करिए तो सबसे पहले 2 ऑप्शन आपके सामने है। चेंज किया है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए होंगे, वो चेंजेस आपके लिए मटेरियल है या फिर नॉट मटेरियल है, ठीक है, नॉन मटेरियल और मटेरियल। अगर मटेरियल है तो फिर आपको उसका रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, कंपलसरी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे? तो वो जो चेंजेस हुए हैं क्या आप अमाउंट में निकाल पा रहे हो? हाँ जी, तो फिर आप जो है अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। लेकिन अगर अमाउंट में नहीं निकाल पा रहे हो, नॉट एसर्टेनेबल, तो फिर आपको सिंपली उसका फैक्ट लिख देना है, लेकिन कंपलसरी डिस्क्लोज करना है। देखिए इस पे क्वेश्चन आता रहा है, इसलिए आपको जो है 2-3 बार रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रिपीट पे रिपीट आपका होता रहा है। अगर नॉन मटेरियल है, मतलब कि इतना बड़ा जो है चेंजेस नहीं है, जैसे कि आपका करोड़ों में बिजनेस है, 1-2 हज़ार रुपये का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया है, तो आपके लिए इममटेरियल है, कोई मटेरियल इतनी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर वो इममटेरियल है आपके लिए, तो फिर उसका रिकॉर्ड ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, जो इममटेरियल है अभी इममटेरियल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर पीरियड में इसकी वजह से जो है हमें कुछ ऐसी ध्यान में लेने लायक जो है बातें हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे 50,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जो है 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो 50,000 का हमारे लिए इममटेरियल है, लेकिन अगर फ्यूचर में जो है ऐसा ना हो, इसलिए फ्यूचर में हमें जो है इससे रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, तो करंट पीरियड में आप उसके फैक्ट रिकॉर्ड करेंगे। जी, मेरी बात समझ में आ रही है? नॉट मटेरियल है, करंट पीरियड में आपको लग रहा है कि आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, करंट पीरियड में आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, लेटर पीरियड, ठीक है, अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसके जो रिकॉर्ड है, उसके फैक्ट है, वो करंट पीरियड में रिकॉर्ड करो। जी,
करंट पीरियड में रिकॉर्ड करो कि हाँ जी ये 50,000 का जो है कुछ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, कुछ लॉस हो गया है, जिस पे हमें फ्यूचर में लेटर पीरियड में जो है हम उस पर एसरटेन करेंगे, उसका जो है जांच करेंगे, उसकी जो है सर्चिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। इस पे क्वेश्चन देखेंगे, आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके लिख लेना। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। अब आइए इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 1 पे आइए। बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वही इलस्ट्रेशन है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वही इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे कहा गया है कि इन द बुक्स ऑफ MS-P लिमिटेड, आपको पता ही है नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो MS-P लिमिटेड जो भी नाम है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि उनका जो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन है 31 मार्च 2002 मान लेते हैं। ठीक है, 2002। यहाँ पे कहा गया है कि जो अमाउंट है वो 1,63,000 है। जो अमाउंट है वो कितना है, 1,63,000। अब ये कह रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा गया है, ये जो अमाउंट निकल के आई है 1,63,000, वो अमाउंट निकल के आई है बाय यूजिंग फीफो मेथड। मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी फीफो मेथड यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी को ऐसा लग रहा है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी डिसाइड टू चेंज फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। मतलब कि अब ये कंपनी को लग रहा है कि उन्हें जो है अगर वेटेड एवरेज फॉलो किया जाए तो ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सकता है। तो इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि फीफो में से वेटेड में जाएंगे। ठीक है, और कहा गया है कि उन्होंने जो है वेटेड के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। 31 मार्च 2002 की अमाउंट यहाँ पे दे रखी है कि उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट निकल के आई 1,47,000। 1,47,000। ठीक है, रियजेबल वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है ऑफ द इन्वेंट्री एज 31 मार्च 2002 रुपीज 1,95,000। क्लियर है, रुपीज 1,95,000। अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे जो है आपने इन्वेंट्री यहाँ पे पॉलिसी जो है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करी है। अब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको जो है उसका फैक्ट या फिर अमाउंट जो भी आप डिस्क्लोज कर पा रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो आप इतना ही याद रखिए कि कुछ भी चेंज हो रहा है आपको रिकॉर्ड करना है, कुछ भी चेंज हो रहा है आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे थे तब हमारी जो अमाउंट है वो 1,63,000 थी, लेकिन अब वेटेड में चले गए तो 1,47,000 हो गई। मतलब कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कम हो गई है। जो इसकी वजह से आपका क्या होगा, आप सीधे तरीके से समझिए। आप जो है पहले जो अपनी इन्वेंट्री दिखा रहे थे वो 1,63,000 मतलब कि ज़्यादा अमाउंट पे दिखा रहे थे। अब आपकी वैल्यू कम हो गई 1,47,000। ओबियसली आपकी प्रॉफिट कम हो गए हैं, आपकी इन्वेंट्री एक तरीके से आपकी असेट थी। ठीक है, तो आप 1,63,000 दिखा रहे थे, अब आपकी वेटेड एवरेज की वजह से 1,47,000 हो गया। तो इसका डिफरेंस निकालना 1,63,000 माइनस 1,47,000। अब आपका लॉस हो चुका है, अब आपका जो है प्रॉफिट कम हो चुका है, कितने से, 16,000 रुपीज़ से। तो आपको बस वही चीज़ें लिखनी है, बस बात ख़त्म जी, बात ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं जी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड की जो प्रोविज़न है वो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि आप जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो आपको जो है किस तरीके से मटेरियल फैक्ट है, नॉन मटेरियल फैक्ट है, तो आपको जो है उसका रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर अमाउंट में आप नहीं दे पा रहे तो आप अगर अमाउंट एसर्टेन नहीं कर पा रहे तो आप उसके फैक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एज इट इज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम याद रख लीजिएगा और बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस आपको जो है प्रोविज़न से आगे नहीं जाना है। प्रोविज़न का मतलब है कि आपको जो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके अलावा जो है आगे अपनी मतलब कि अपनी एजम्पशन मत डालना। जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अमाउंट एसर्टेन है
तो वो लिखिए, नॉट सर्टेन है तो फिर आप फैक्ट लिख दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन फिर अपनी कोई एजम्पशन नहीं बना के मत आना, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वही लिखना ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है आप अपने तरीके से आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप दिखाना, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाना कि ये 16,000 किस तरीके से आया। तो ये 16,000 आया, 1,63,000 हमारी फीफो मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री थी, और 1,63,000 फीफो मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री थी, और उसमें से 1,47,000 जो वेटेड एवरेज के हिसाब से आई, इसका डिफरेंस निकल के आया। तो यहाँ पे हमें 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस देखने को मिला है। प्रॉफिट हमारा जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो रिड्यूस करंट प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय 16,000। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको हार्ड लगे। S1 बहुत ही सिंपल है, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कवर होते हैं और कुछ नहीं जी। चलिए इलुस्ट्रेशन 2 पे आइए। बहुत ही सिंपल सा इलुस्ट्रेशन यहाँ पे कहा गया है। देखिए इलुस्ट्रेशन की साइज़ बेशक बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा सिंपल है जी। देखिए यहाँ पे जे लिमिटेड, पता ही है नाम तो, हाँ जी नाम बदलते रहते हैं। अब ये आज जगन्नाथ लिमिटेड है, कल पुरखनाथ हो जाएगा, परसों तिरकनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो नाम बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे लिमिटेड यहाँ पे नाम से कोई लेने देना नहीं है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि मेड राइट इशू इन्होंने करे हैं, ठीक है, शेयर्स के। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर इट हैज़ प्रोजेक्ट अ सरप्लस ₹40,000, इसे मार्क कर लेते हैं। सरप्लस ₹40 करोड़, ठीक है, 40,000 नहीं 40 करोड़ है। यहाँ पे कहा गया है कि जे लिमिटेड ने जो है राइट इशू किया है, और अपने मेंबर्स के साथ जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पे जे लिमिटेड ने कहा है कि हम जो है फ्यूचर में जो हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से हम 40 करोड़ रुपीज़ का जो है सरप्लस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट पे काम किया जाए तो 40 करोड़ रुपीज़ का जो है 40 करोड़ रुपीज़ का जो है हम सरप्लस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे किसने कहा, जे लिमिटेड ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे ड्राफ्ट जो है रिजल्ट फॉर द ईयर, यहाँ पे जो है ड्राफ्ट कहा गया है, यहाँ पे रिजल्ट जो है यहाँ पे निकल के आया है, और निकल के आया है प्रिपेयर ऑन हाइदर टू। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कि यहाँ पे आइदर टू होगा, ठीक है, आइदर टू होगा, और यहाँ पे हाइदर टू दे रखा है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हाइदर टू का मतलब होता है ओल्ड। क्या होता है मतलब, ओल्ड, मतलब कि ओल्ड पॉलिसी जो आप फॉलो करते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज़ कहा जाता है कि हाइदर टू पॉलिसी जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी, ओल्ड पॉलिसी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड पॉलिसी। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो है हमने ओल्ड पॉलिसी में से जो ये चेंजेस करा है, जहाँ पे हमने कहा था कि सरप्लस 40 करोड़ का होगा, वो अब यहाँ पे दिखा रहा है डेफिसिट ₹10 करोड़, डेफिसिट ₹10 करोड़। यहाँ पे क्या हो रहा है, ₹10 करोड़ का डेफिसिट हो गया। कहाँ हम सरप्लस की बात कर रहे थे 40 करोड़ रुपीज़ की, और यहाँ पे हो गया डेफिसिट ₹10 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने एक कंसल्टेंसी करी है, ठीक है, बोर्ड के साथ कंसल्टेंसी करी है, और यहाँ पे वही बात करी गई है। कंसल्टेंसी में कुछ डिसीज़न लिए गए हैं। कौन से डिसीज़न, यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले डिसीज़न लिए गए हैं वैल्यू ईयर एंडेड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब समझते हैं, वर्क कॉस्ट का मतलब आपको पता होगा। वर्क कॉस्ट आप कॉस्ट में अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कॉस्ट सीट आपका चैप्टर है, वहाँ पे आपको पता होगा कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट मिलता है, पता है, ठीक है, ये वही वर्क कॉस्ट है जी। तो वर्क कॉस्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कि ₹50 करोड़ जो है आपका वर्क कॉस्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि हाइदर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट ₹30 करोड़। यहाँ पे क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब है कि पहले आइदर टू मेथड मतलब कि हमारी जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा था इन्वेंट्री का, किसका, इन्वेंट्री का अमाउंट जो था वो था 30 करोड़ रुपीज़। लेकिन हमने बड़ा काम किया, यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे कुछ हुआ यूँ
कि ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आई 50 करोड़। और यहाँ पे कारण भी दे रखा है। क्या कारण है? पहला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉस्ट 30 करोड़ का था, लेकिन अब हमने बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, उसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ ओवरहेड थे, और उस ओवरहेड की वजह से जो है हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। कितने करोड़ से? 20 करोड़ से। मतलब कि अभी हमारे 50 करोड़ हो गया। ठीक है, पहले 30 करोड़ था, अब 50 करोड़ वैल्यू हो गई है। ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट जो है आपके इंक्रीज हो गए हैं। अब मुझे ये बताना कि आप ओल्ड में से न्यू प्रोजेक्ट में गए और आपका यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मुझे बताना ज़रा। आप अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और उसमें आपको जो है देखने को मिला है कि अमाउंट जो है कुछ चेंजेस हुआ है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कहा गया कि 30 में से 50 करोड़ हो चुके हैं, मतलब कि 20 करोड़ का आपको प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिला है। तो प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले प्रोविज़न लिखो। ठीक है, प्रोविज़न जो मैंने आपको बताई कि आपका मटेरियल फैक्ट है, तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अमाउंट डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दीजिए। अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं तो फैक्ट लिख दीजिए। ठीक है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है जी, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रोविज़न से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ओके। चलिए आंसर लिखते हैं। यहाँ पे आंसर सबसे पहले मैंने बताया कि 20 करोड़ रुपीज़ का आपको प्रॉफिट इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है पहले क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है, उसमें से ही आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है जी। पहले ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर दो और फिर लास्ट में छुपके से, हाँ जी, चोरी चोरी एकदम छुपके से आपको जो है एक सेंटेंस लिख देना है। क्या सेंटेंस लिखोगे? सेंटेंस लिख देना है कि आपका जो है पहले इन्वेंट्री की वैल्यू 50 करोड़ हुआ करती थी, अब पहले 30 करोड़ हुआ करती थी, अब 50 करोड़ हो चुकी है। आपको 20 करोड़ का जो है प्रॉफिट इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस तरीके से छुपके से एंट्री लगा देनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए जी। इसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे दे रखा है कि नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन एट 2% ऑफ सेल यूज टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। ये कहा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पहले क्या हुआ करता था, पहले हम जो है ओल्ड मेथड के हिसाब से कह रहा है, ओल्ड मेथड में हम क्या करते थे कि हमारे जो आफ्टर सेल एक्सपेंस हुआ करते थे उसके लिए हम कुछ प्रोविज़न बनाते थे। ठीक है, कि सेल एक्सपेंस हो सकते हैं, इसके लिए हम जो है प्रोविज़न बनाते थे। कितना? 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल। ठीक है, प्रोविज़न बनाया करते थे कि हो सकता है एक्सपेंस हो सकता है ना हो। ठीक है, पहले प्रोविज़न बनाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड एक्चुअल एक्सपेंस यूज टू बी चेंज अगेंस्ट द प्रोविज़न। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अब यहाँ पे नाउ डिसाइड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंस एज एंड व्हेन एक्चुअल इनकर। मतलब कि जब अब यहाँ पे एक्सपेंस हो गए तब हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविज़न नहीं बनाएंगे। पहले हम प्रोविज़न बनाते थे 2%, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि जब एक्सपेंस एक्चुअल में होगे तब उसका जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो सीधी सी बात है, पहले 2% आप एक्सपेंस दिखाते थे, अब नहीं दिखा रहे, तो ऑब्वियसली आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। पहले आपका 2% एक्सपेंस में चला जाता था, अभी नहीं जाएगा। अभी आप जो है प्रोविज़न नहीं बनाएंगे तो सीधी सी बात है अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए, ओल्ड एंड न्यू दोनों चीज़ें लिखते हैं। ये आपका ओल्ड, ये आपका न्यू। ओल्ड में हम 2% किसका? 2% सेल का। सेल यहाँ पे आपको गिवन है, सेल कितनी है? सेल आपका यहाँ पे है 600 करोड़। तो 600 करोड़ का 2% आपको लेना है। तो ज़रा करना, 2% इन 600 इंटू 2%, तो यहाँ पे आपका आएगा 12 करोड़ रुपीज़। 12 करोड़ रुपीज़ का तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न बनाते थे ओल्ड मेथड में। ठीक है, ओल्ड मेथड में हम क्या करते थे? प्रोविज़न बनाते थे 12 करोड़ रुपीज़ का। अब न्यू में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू में आपको जो है किसी भी तरीका का ऐसा एक्सपेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ओबियसली आपको ये एक्सपेंस आपका ये बच गया है, ये एक्सपेंस आपका बच गया है, तो ओबियसली ये एक्सपेंस नहीं हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा?
प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज। ठीक है, 12 करोड़ से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। चलिए सबसे पहले वही चीज़ें, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें क्वेश्चन में से उतार दो वापस। ठीक है, कि 2% जो है हम पहले सेल के लिए करते थे प्रोविज़न बनाने के लिए, अब नहीं ले रहे। फिर लास्ट में जो है क्या करेंगे, हाँ जी, छुपके से एक सेंटेंस लिख देंगे। जी, क्या सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे कि अब आपका जो है प्रॉफिट 12 करोड़ रुपये से इंक्रीज़ हो चुका है, जिसका आप जो है अपना डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, 12 करोड़ रुपये से अपना जो प्रॉफिट इंक्रीजमेंट हुआ है उसका आपको डिस्क्लोजमेंट करना होगा। क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, थर्ड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है। प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल हैव टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर, द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़ रुपीज। मतलब कि ये कह रहा है कि 10 करोड़ के कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, अब वो फॉल हो चुके हैं, मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, भूल जाओ उसे। जी, तो भूल जाना है मतलब कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर प्रॉफिट मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब उल्टा नुकसान हो गया। 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो ख़त्म हो गए, गए पानी में। जी, हम डूब गए, बर्बाद हो गए, वही वाली सिचुएशन। जी, वही वाली सिचुएशन है। तो 10 करोड़ रुपीज़ का आपको लॉस देखने को मिला है। तो लॉस देखने को मिला है, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले तो क्वेश्चन में से उतार दो वही वाली सिचुएशन। तो प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, जी, चुपके से एक एंट्री कर देनी है कि आपका जो है 10 करोड़ रुपीज़ से अपना प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होता दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे ये पूछा था कि यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट ऑन अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट 2001-2। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बताना था कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिए कि सबसे पहले तो 50 करोड़ हुआ था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, तो 20 करोड़ प्रॉफिट देखने को मिला। सेकेंड में 12 करोड़ रुपीज़ आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला, किसकी वजह से, हमने प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं किया इसकी वजह से। ठीक है, फिर थर्ड में 10 करोड़ का लॉस देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया इसकी वजह से। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 3 इस एस का लास्ट इलुस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इलुस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने मॉड्यूल में मार्क कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जो इलुस्ट्रेशन है ये पास्ट ईयर में आ चुका है, प्लस आरटीपी में भी आ चुका है। ठीक है, आरटीपी और पास्ट ईयर में आ चुका है। जी, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि XYZ लिमिटेड कंपनी है, इज़ एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड इज़ अंडरगोइंग टाइट लिक्विडेशन पोजीशन। मतलब कि यहाँ पे जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो अब लिक्विडेशन पोजीशन पे फुल टाइट, मतलब कि अब लिक्विडेशन हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, सब कुछ बिजनेस ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जी, तो लिक्विडेशन की सिचुएशन अभी आ चुकी है, लेकिन लिक्विडेट हुई नहीं है, पोजीशन ऐसी आ चुकी है। ठीक है, कभी ना कभी लिक्विडेट हो जाएगी, वो ऐसा लग रहा है। इसके बाद कहा रखा है कि मोस्ट ऑफ एसेट ऑफ कंपनी आर ब्लॉक इन वेरियस क्लेम। ठीक है, वेरियस क्लेम इन स्पेशल कोर्ट, XYZ हैज़ एक्सेप्ट इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स एंड इट इज़ मेक इन बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यू। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि XYZ की जितनी भी असेट है, मोस्ट ऑफ असेट जो है वो ऐसे लिक्विडेट, मतलब कि क्लेम में चली गई है। आपको पता होगा कि जो कंपनी है वो अपनी असेट के गिरवी रख के जो है उसके बदले अमाउंट जो है लेती है। ठीक है, चार्ज क्रिएट करती है बेसिकली, लो की भाषा में बोले तो ये जो चार्ज मोस्ट ऑफ असेट पे क्रिएट हो चुका है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे क्लेम भी कंपनी ने लिए हैं। ठीक है, और जो है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ICD टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो आपका जो अमाउंट क्लेम जो है वो आप ड्यू डेट पे पेमेंट करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, लेकिन जो है कंपनी हैज़ प्रोवाइड इंटरेस्ट एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट एंड अ नोट for not provision of interest on due date
टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि अगर 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 आप जो है ड्यू डेट पे, अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते तो ड्यू डेट के बाद जितना भी डेज आपका जाएगा उस पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आप जिस दिन पेमेंट करना था उस दिन पेमेंट ना करें और उसके बाद पेमेंट करें तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है उस पर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। सीधी सी बात है। ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल बात है, आपको समझ में ही आता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑन द अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट द प्रेजेंट as per the term of contract, the company considered that these claims are in the nature of claim against the company not acknowledged as debt। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कंपनी कह रही कि भैया जो सिचुएशन है वो तो टाइट हो चुकी है, लिक्विडेशन पोजीशन आ चुकी है, हमें पता ही नहीं है कि भैया ये जो अमाउंट है वो हम पे कर पाएंगे या फिर नहीं पे कर पाएंगे। ठीक है, सिचुएशन ही ऐसी आ चुकी है, मतलब कि ये अमाउंट जो है वो पे नहीं हो पाएगा, 99% ऐसा ही लग रहा है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी ने क्या कहा कि ये जो अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पे ही नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्ड क्यों करके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसे जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्लेम को जो है हम नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, जो है यहाँ पे डेप्थ के हिसाब से जो है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्ड करके क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कंपनी का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज़ करेक्ट और नॉट। आपसे पूछा गया है कि ये कंपनी ने जो कहा है कि फ्यूचर में जो है हम या इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसका रिकॉर्ड करके क्या करेंगे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये कंपनी ने किया ये सही है या फिर गलत, ये सही है या फिर गलत। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि आपको जो है अक्रूवल बेसिस पे जो है आपको रिकॉर्डिंग करनी है। लॉस हो रहा है, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस हुआ है रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट हुआ है रिकॉर्ड करो। ठीक है, केस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे वही प्रोविज़न है। ये कंपनी कह रही है कि हम पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करें, ये गलत है। तो ये जो ये कंपनी ने यहाँ पे ट्रीटमेंट करी है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप पेमेंट कर पाए ना कर पाए वो बात की बात है, लेकिन कोई भी लॉस है, कोई लाइबिलिटी है अगर हुई है आपको रिकॉर्ड तुरंत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एएस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले प्रोविज़न लिखेंगे। ठीक है, अक्रूवल की प्रोविज़न लिख दो। ठीक है, प्रूडेंस की प्रोविज़न लिख दो। ठीक है, ये सारी प्रोविज़न लिखने के बाद जो है क्या करेंगे लास्ट में, हाँ जी, चुपके से एक एंट्री लगाएंगे। क्या एंट्री लगाएंगे कि जो आपकी यहाँ पे कंपनी ने जो ट्रीटमेंट करी है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को जो है ड्यू डेट के बाद जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके लिए ये जो लाइबिलिटी है उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी होगी। ठीक है, देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर से मैं एक बार यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे फंडा क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे सिचुएशन क्या है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि ये आपका टाइमलाइन है। मान लीजिए हमारा जो ईयर है फर्स्ट जैन से नहीं, ठीक है, वरना आप कमेंट करेंगे कि भैया आपने गलत एग्जांपल ले लिया। ठीक है, जो सही है वही लेता हूँ। 1 अप्रैल से, ठीक है, हाँ जी, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है आपका ईयर और 31 मार्च को जो है आपका ईयर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं 1 जैन से 31 दिसंबर लेने वाला था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल था, लेकिन मे भी कुछ कमेंट आ जाए तो उससे पहले मैं जो है वही ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका जो है ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ने जो है कुछ लोन वगैरह, कुछ अमाउंट वगैरह किसी के पास से लिया था, कुछ लोन वगैरह, कुछ अमाउंट वगैरह लिया था और उसकी ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट मतलब कि पेमेंट डेट, जब हमें पेमेंट करना था वो पेमेंट डेट है आपकी, मान लीजिए 21 क्या ले लिए, चलिए कुछ
जून ले लेते हैं, जून। तो 21 जून थी ड्यू डेट आपकी, जो है 21 जून थी, मतलब कि 21 जून को जो है आपको पेमेंट कर देना था, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए और आपकी सिचुएशन इस तरीके की है कि आप जो है फ्यूचर में पेमेंट कर पाए ऐसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे पेमेंट नहीं किया और उसके बाद यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन जो बन रही है वो सिचुएशन इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से है कि आपको लग रहा है कि आप पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से जो है आप कह रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट बनता है इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना भी लेट करोगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग कंपनी नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है इस पीरियड की। तो इस पीरियड की कंपनी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन ही ख़राब है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि ये रिकॉर्डिंग नहीं करेगी कंपनी, ये क्या सही कर रही है, ट्रीटमेंट सही है? तो बिल्कुल भी गलत है। हम जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, कौन से बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अक्रूवल बेसिस के हिसाब से जो है अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, और अक्रूवल बेसिस जो है हमें कहता है कि अगर आपकी लायबिलिटी हुई है, भले ही कैश पेमेंट नहीं हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी है, कोई इनकम है, पहले हुई है, ठीक है, कैश रिसीव हुए ना हुए इममटेरियल, लेकिन के कोई भी लायबिलिटी है उसका रिकॉर्ड करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो कंपनी ने ये जो कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी गलत है, इस वजह से आपको जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल से आपको समझा दिया है कि किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है कहाँ है, इलस्ट्रेशन में नहीं है, लेकिन आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको बाद में दिए जाते हैं उसमें शायद है, तो वो भी एक साथ डिस्कस कर ले। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ही करवाना है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आपका AS1 का क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial statement, they are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed। यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटिंग जो फंडामेंटल एजम्पशन है, जो अकाउंटिंग फंडामेंटल एजम्पशन है उसको फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने, तो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बताई थी कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एजम्पशन को आप अगर फॉलो कर ही रहे तो आपको किसी भी तरीके की डिस्क्लोजन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको एजम्पशन को कहीं पे स्पेसिफिकली जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि इसने क्या वर्ड यूज़ किया, देखिए इसने वर्ड किया कि यहाँ पे यूजुअली स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकली स्टेटेड, उसने कहा कि हम बता रहे हैं, बताना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर हम जो है यहाँ पे एजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आप जो है अकाउंटिंग पॉलिसी की जो एजम्पशंस है, अकाउंटिंग एजम्पशंस है, अगर उसे आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी एजम्पशन है, कौन सी, वो 3 एजम्पशन पढ़ाई थी ना, 3 एजम्पशन, अक्रूवल, आपका अक्रूवल है, गोइंग करन है, ठीक है, वही एजम्पशन, तो वो एजम्पशन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस एक तरीके से फॉल्स है, ठीक है, बिल्कुल भी इररिलेवेंट है, बातें गलत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा रखा है कि इफ़ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर नॉट फॉलो, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर हम एजम्पशंस फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि स्पेसिफिक डिस्क्लोज इज़ नॉट रिक्वायर, गलत बात कर दी।
अगर आप एजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर्स की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पहला पूछा कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो गलत बात थी, डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ही बता देता हूँ, मैं आपकी बात ही क्लियर कर देता हूँ। क्या बात है? बात ये है कि एजम्पशन, जो अकाउंटिंग एजम्पशन है उसे आप जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे नीड नॉट टू डिस्क्लोज़, कहीं पे भी डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, एजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी कोई एजम्पशन फॉलो कर रहे, ठीक है, ये अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको जो है डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है। क्लियर है मेरी बात? आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है ये चार्ट ही बता दिया है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने फंडामेंटल एजम्पशन को जो है फॉलो नहीं किया है, तो वो कह रहे हैं कि हमें डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलत है। एजम्पशन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड सेंटेंस भी आपका फॉल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है फॉल्स एंड ट्रू सिर्फ और सिर्फ नहीं लिखना है, उसके साथ प्रोविजन भी लिखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना है, उसके साथ प्रोविजन भी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे चलिए एक बार बता देता हूँ सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहला देखिए यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, आप देख पा रहे हैं फॉल्स, तो उसके साथ प्रोविजन भी लिखनी है। सेकंड फॉल्स, प्रोविजन भी लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? तो उस तरीके से प्रोविजन भी लिखनी है। प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रोविजन आपको लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल का सेम टू सेम लिखना है, अच्छा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप जो है कोई पॉलिसी जो है, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है। क्या है सिग्निफिकेंट? मतलब कि मटेरियल है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मटेरियल है बिजनेस के लिए तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बात करी गई, शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो 100% करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात कर रहा है कि हाँ जी आपको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ट्रू, वो ट्रू आपको उसके साथ प्रोविज़न क्या लिखनी है? वो प्रोविज़न वही लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी। क्या प्रोविज़न है कि अगर कोई यहाँ पे मटेरियल बातें कर रहे हैं आप, अगर कोई मटेरियल यहाँ पे चीज़ें है तो उसका जो है रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा, एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है, हाँ जी सही बात कर रहे हैं, डिस्क्लोज तो होना चाहिए। वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंजेस इज नॉट असर्टेनेबल, मतलब कि असर्टेनेबल नहीं है, मतलब कि उसका कितना अमाउंट है वो हम असर्टेन नहीं कर पा रहे। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो मटेरियल है, इफेक्ट जो है वो मटेरियल है, लेकिन उसका अमाउंट जो है हम जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इसने कहा कि होली और इन पार्ट द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेट। क्या वर्ड लिखा है? द फैक्ट नीड नॉट टू इंडिकेट। गलत बात कर रहा है या तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है क्या बात बताई थी कि आपकी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है चाहे वो मटेरियल है, ठीक है, और इमटेरियल के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी। इमटेरियल के नॉन मटेरियल की बात नहीं करूँगा मैं अभी, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया था। मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल में आपकी दो चीज़ें थी, एक तो आप जो है सिंपली अमाउंट निकाल पा रहे, ठीक है, अमाउंट निकाल पा रहे, और यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ थी कि अनसर्टेनेबल है, मतलब कि आप जो है उसे सर्टेन नहीं कर पा रहे, एसर्टेनेबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। तो ये चाहे दो कोई भी चीज़ सिचुएशन हो, दोनों में से आपको कंपलसरी जो है डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। मैंने ऐसा बताया था।
जी। तो मैंने ऐसा बताया था, ये कह रहा है कि हमें जो है इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल 100% गलत बात है। जी, आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, चाहे वो एसेटेनेबल है, नहीं है। एसेटेनेबल है तो फिर आप उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एसेटेनेबल नहीं है तो आप फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म। इसी के साथ आपका एएस का सारे मटेरियल, पूरे आईसीएम मटेरियल का जितने भी क्वेश्चन है, उसी के साथ ख़त्म होता है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है।